दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुबोध गुप्ता। आज का जो टॉपिक है तो बड़ा ही टेक्निकल, इसमें बहुत सारी लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं इस टॉपिक के अंदर। परंतु अगर मैं उन लीगल टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि वो वीडियो मैंने लॉ स्टूडेंट के लिए बना दिया है, बजाय कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा टेक्निकल ना जाते हुए प्रैक्टिकल एंगल से बात करने की कोशिश करूँगा कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, कोई दुकान है, उसे आप किराए पे देते हो या देना चाहते हो, तो आप रेंट एग्रीमेंट ना बनाकर या लीज एग्रीमेंट ना बनाकर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाकर उस प्रॉपर्टी को किराए पर दें। आइए, मैंने जो ये बात कही है इसकी थोड़ी सी गहराई समझने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और ऐसा करने से एक मकान मालिक होने के नाते आपको क्या फ़ायदा होगा और किस तरह के बदलाव हमें उस एग्रीमेंट में करने पड़ सकते हैं जिससे कि आपके कानूनी अधिकार मजबूत हो जाएंगे। कुछ छोटे छोटे कंपैरिजन्स आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है रेंट एग्रीमेंट में और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में, जिससे कि मकान मालिक होने के नाते आपको कानूनी लड़ाई, अगर भगवान ना करे ज़रूरत पड़े कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, तो आपका पलड़ा उसमें भारी रहेगा। पहली बात यह है कि आप रेंट एग्रीमेंट को सिर्फ ये मत समझिए कि आपने गया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक एग्रीमेंट किया, दो गवाहों के साइन कराए, चाबी दे दी और किराया आना शुरू हो गया। कहानी इतनी सिंपल नहीं है। रेंट एग्रीमेंट जब आप बनाते हो या लीज डीड बनाते हो जब आप, तब आप उस एग्रीमेंट के साथ साथ उस घर का कब्जा, पोजेशन कानूनी रूप से एक दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हो, दूसरे व्यक्ति को दे देते हो। वो कानूनी रूप से कब्जा हो जाता है उस पर्टिकुलर किराएदार का उस प्रॉपर्टी पे, आपकी प्रॉपर्टी पे, उतने समय के लिए जितने समय के लिए एग्रीमेंट बना है। परंतु लीव एंड लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। कानूनी रूप से लीव एंड लाइसेंस इंडियन ईजमेंट एक्ट के तहत आता है, सेक्शन 52 में डिफाइंड है। इसमें आप सिर्फ दूसरे को एक आज्ञा देते हो, एक राइट देते हो कि भाई तुम मेरी प्रॉपर्टी यूज कर लो, कानूनी रूप से कब्जा मेरे पास ही है। उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। मान लो 3 फ्लोर की, 3 माले की कोई बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर आपके पास है, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे कोई किराएदार रखना चाहते हो, तो आप लीव एंड लाइसेंस में लिखोगे कि ये पूरी बिल्डिंग मेरे पोजेशन में है, परंतु फर्स्ट फ्लोर आप प्रयोग कर सकते हो। ये लीव एंड लाइसेंस है। आपने उसमें एक्सक्लूसिव पोजेशन किराएदार को नहीं दिया। टेक्निकली, लीगली, प्रैक्टिकली तो चाबी दोगे आप उसको। तो ये एक अंतर है मेन। दूसरा एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, आप वहाँ पे 3 मशीनें आपकी लगी हुई हैं, आप उसमें कुछ काम करते हो उन मशीनों में। अब कोई व्यक्ति कहते हैं जी मुझे भी थोड़ी जगह दे दो दुकान की, तो आप कहते हो कि ठीक है, जहाँ जिस फ्लोर पे मेरी फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ पे 2 मशीनें तुम भी अपनी लगा लो। आपने उसे राइट दे दिया सिर्फ यूज करने का। तो ये लीव एंड लाइसेंस है। पोजेशन कानूनी रूप से उस जगह का, उस मकान का, उस दुकान का आपके पास ही है, ऐसा लिखा जाएगा उसके अंदर। जबकि रेंट एग्रीमेंट के अंदर कानूनी रूप से पोजेशन आप किराएदार को दे देते हो। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। एक्सक्लूसिव पोजेशन से बचने के लिए कि सामने वाले को आपने एक्सक्लूसिवली पोजेशन नहीं दिया अपनी प्रॉपर्टी का, आप छोटे मोटे हथकंडे और अपना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर कोई दुकान दी है या मकान दिया है, तो उसमें एक अलमारी में ताला लगा के अपने पास रख लीजिए, उस अलमारी में अपना कोई सामान रख लीजिए। या पूरा कोई फ्लोर दिया है तो उसमें एक कमरा आप अपने पास रख लीजिए, उसमें अपना कुछ सामान रख लीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं ताकि ऐसा प्रैक्टिकली रहे कि उस जगह पर आपकी दखलंदाजी है, पोजीशन आपके पास ही है और आपने उसे सिर्फ प्रयोग करने का अधिकार उसको दिया है। लीगली, कानूनी रूप से पोजीशन का ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। दूसरा एक मुख्य अंतर ये है कि जो रेंट एग्रीमेंट्स हैं, अलग अलग राज्यों में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हैं। जैसे दिल्ली में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग
रेंट कंट्रोल एक्ट हैं जिनमें किराएदारों के फेवर में काफ़ी सारे अधिकार हैं। तो अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाओगे या लीज डीड बनाओगे तो वो एक्ट लागू हो जाएंगे और उस एक्ट में किराएदारों के वो अधिकार लागू हो जाएंगे और मामला लंबा चलेगा। लेकिन अगर आप लीव एंड लाइसेंस बनाओगे तो आप रेंट कंट्रोल एक्ट से बाहर निकल जाओगे, आप पे वो एक्ट लागू नहीं होगा और उस एक्ट के आपके ऊपर लागू ना होने से आप कई तरह की पेचीदगियों से मकान मालिक होने के नाते बच जाओगे। तीसरा कानूनी डिफरेंस समझते हैं। तीसरा कानूनी डिफरेंस ये है कि लीव एंड लाइसेंस जब आप बनाएंगे तो आप लाइसेंस देने वाले हैं और जिसको आपने प्रयोग करने के लिए इजाज़त दी है वो लाइसेंसी है। लाइसेंसर या लाइसेंसी में से किसी की भी अगर मृत्यु हो गई तो लीव एंड लाइसेंस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। यानी मकान मालिक की मृत्यु हो गई तो भी, किराएदार की मृत्यु हो गई तो भी। ये मकान मालिक किराएदार वर्ड मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ अभी, अदरवाइज लाइसेंसर और लाइसेंसी वर्ड है। दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो गई तो वो लाइसेंस वहाँ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आज्ञा दी थी कि मेरी जगह यूज़ कर लो वही दुनिया में नहीं रहा तो आज्ञा भी नहीं रही, या जिस व्यक्ति को आज्ञा दी थी वो मर गया तो भी वो आज्ञा का कोई मतलब नहीं रहा। परंतु मेरे भाई रेंट एग्रीमेंट में या लीज डीड में ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दी और जिसको प्रॉपर्टी किराए पे दी वो मर भी गया तो भी उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो ऑटोमेटिकली उस लीज को कंटिन्यू करेंगे कानूनी रूप से। आप उनको ये बोल के नहीं निकाल सकते कि मैंने जिसको प्रॉपर्टी दी थी उसकी डेथ हो गई इसलिए आप निकलिए। आपने जो उनके साथ एग्रीमेंट बनाया उन्हीं शर्तों के हिसाब से ही निकाला जा सकता है। मृत्यु होने पे ऑटोमेटिक रूप से रेंट एग्रीमेंट ख़त्म नहीं होगा। या अगर आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी किसी और को, आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, आपने उस प्रॉपर्टी का सौदा कर लिया, किसी और को आप बेच रहे हो। अब जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो वो कह रहे हैं मुझे मकान खाली करा के दो, तो आपने अगर प्रॉपर्टी बेच भी दी तो वो भी बाउंड होगा उस रेंट एग्रीमेंट से जो आपने बनाया है। ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी बेचने से किरायानामा ख़त्म नहीं हो जाता, परंतु अगर आपने लीव एंड लाइसेंस बनाया होगा और आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। एक और कानूनी अंतर ये है कि लीव एंड लाइसेंस में जिसको आपने लाइसेंस दिया है, आज्ञा दी है कि मेरी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लो, वो किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को फर्दर लाइसेंस नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया है और आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी है तो वो सब लीज या सब टेनेंसी कर सकता है, जब तक कि एग्रीमेंट में आपने स्पेसिफिकली मना ना किया हो। तो कानूनी रूप से सब लीज या सब टेनेंसी क्रिएट करना अलाउड है, परंतु कानूनी रूप से अगर आपने लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाया है तो जिस व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी दी है वो आगे किसी अन्य किराएदार को नहीं रख पाएगा। इसी तरह और कई छोटे छोटे कानूनी पहलू हैं जो कि अगर मामला कोर्ट में पहुंचता है तो लीव एंड लाइसेंस अगर आपने बनाया है तो एज ए मकान मालिक आपको फेवर करेंगे वो डिफरेंसेस। ऑन पेपर प्रैक्टिकली जब आप किसी को घर की चाबी देते हो, दुकान की चाबी देते हो, किराया तय कर लेते हो तो ऐसा लगता है कि ये क्लॉजेस सिर्फ कागज़ पे लिखी हुई फॉर्मेलिटीज़ हैं, परंतु खुदा ना करे कल को जिस व्यक्ति को आपने चाबी दी उसके मन में बेईमानी आ गई, तब आपको यही कागज़ पे लिखी हुई जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कोर्ट में बचाएंगी सीरियस मुसीबत से। आम तौर पर जब कोई रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं हम तो 11 महीने का बनाते हैं, क्योंकि कानूनी रूप से अगर हम 12 महीने का या उससे अधिक पीरियड का रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे या लीज डीड बनाएंगे तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसलिए जो 11 महीने का आप लोग रेंट एग्रीमेंट बनाते हो या लीज डीड बनाते हो और अपनी कोई प्रॉपर्टी जब किराए पर देते हो तब आप उसमें एक मंथली रेंट रख लेते हो कि इतने रुपए महीना देंगे, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हो। तो प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें लीव एंड लाइसेंस में भी यूं की यूं रहेगी। आपको सिर्फ एक पुरानी शराब को नई बोतल में डालना है। लीव एंड लाइसेंस वर्ड यूज़ करने से आपका प्रैक्टिकली कोई असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर या किराएदार के ऊपर, पर लीगली असर पड़ेगा अगर मामला विवाद में फंस गया तो। आपको करना यह है कि आपको अगली बार प्रॉपर्टी किराए पर देते समय रेंट एग्रीमेंट शब्द का प्रयोग नहीं करना है।
आपको उसका टाइटल रखना है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। इसी तरह उस एग्रीमेंट के अंदर आपको किराएदार वर्ड का, टेनेंट वर्ड का प्रयोग नहीं करना, लैंडलॉर्ड मकान मालिक शब्द का प्रयोग नहीं करना, किराया रेंट शब्द का प्रयोग भी ना करें तो अच्छा है, लेसर वर्ड यूज नहीं करना, लेसी वर्ड यूज नहीं करना, लीज डीड वर्ड यूज नहीं करना। किराए की जगह, मंथली किराए की जगह वर्ड यूज करना है लाइसेंस फीस, क्योंकि ये एक लीव एंड लाइसेंस है। लाइसेंस फीस वर्ड यूज करना है, किराया वर्ड यूज नहीं करना है। लेसर की जगह या मकान मालिक की जगह या लैंडलॉर्ड की जगह वर्ड यूज करना है लाइसेंसर, जो लाइसेंस दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, उस जगह को प्रयोग करने का लाइसेंस या अधिकार दे रहा है। इसी तरह किराएदार वर्ड की जगह या लेसी वर्ड की जगह आपको वर्ड यूज करना है लाइसेंसी। इसी तरह रेंट एग्रीमेंट में हम लिखते हैं कि हमने इस प्रॉपर्टी का पोजेशन, कब्जा सामने वाले व्यक्ति को इतनी तारीख को दे दिया है। लीव एंड लाइसेंस में कानूनी फर्क ये है कि आप चाबी तो दोगे ही उस व्यक्ति को, तभी तो वो आपको किराया देगा, लेकिन एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखना है कि कब्जा उसको दे दिया है, बल्कि इसका उलट लिखना है। ऐसा लिखा जाता है कि इस प्रॉपर्टी का एक्सक्लूसिव पोजेशन लाइसेंसी के पास नहीं है, पोजेशन नहीं दिया गया है, एक्सक्लूसिव पोजेशन नहीं दिया गया है। और भी कुछ क्लॉजेज हैं जो लीव एंड लाइसेंस में डिफरेंट लिखी जाती हैं रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड के कंपैरिजन में। लीव एंड लाइसेंस बनाने के फायदे मुख्य तौर पर यह हैं कि अगर कल को किराएदार के मन में बेईमानी आ गई और मामला एक मुकदमेबाजी में पड़ जाता है, तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत मकान मालिक को अपनी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति से जिसको उसने दी थी, किराएदार शब्द प्रयोग कर रहा हूं लेकिन लीव एंड लाइसेंस में किराएदार नहीं होता है, उससे वापस लेना आसान होता है। एक अनुमान के हिसाब से भारत के न्यायालयों में जो दीवानी मुकदमे हैं, सिविल मैटर्स हैं, उनमें लगभग 10% मैटर तो संपत्ति से रिलेटेड ही होते हैं जिनमें मकान मालिक और किराएदार का झगड़ा होता है। अब कुछ राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र में मैंने देखा है, मुंबई में स्पेशली देखा है, मैं रहा हूँ मुंबई में, वहाँ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाने का ही चलन ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी मकान मालिक नहीं चाहता कि कानूनी बारीकियों का सहारा लेके कल को किराएदार उसकी प्रॉपर्टी हड़प ले या उसे प्रॉपर्टी खाली कराने में दिक्कत हो उस व्यक्ति से। ये सब जानकारी देने के बाद आपको ये भी बता दूं कि इस मामले पे भी विवाद हो जाता है कि जो एग्रीमेंट बनाया गया है उसका नाम तो भले ही लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट रखा गया है, लेकिन कई बार किराएदार उसे चुनौती दे देते हैं कोर्ट में जाके कि ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट सिर्फ नाम के लिए रखा गया है, एक्चुअल में ये लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट ही है, क्योंकि इन्होंने हमें एक्सक्लूसिव पोजीशन उस प्रॉपर्टी का दिया था। उसको चैलेंज करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे मुकदमों के बाद अदालतों ने इस बात का निर्धारण करने के लिए कि कोई डॉक्यूमेंट लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है या लीज डीड है, नाम तो लिख दिया आपने लीव एंड लाइसेंस, अंदर लाइसेंसर लाइसेंसी शब्द भी लिख दिए, फिर भी चैलेंज कर देते हैं कि ये शब्दों का प्रयोग सिर्फ दिखावे मात्र के लिए किया गया है, एक्चुअल में ये लीज डीड है या रेंट एग्रीमेंट और हमारे एज ए किराएदार राइट्स एप्लीकेबल हैं। तो माननीय अदालतों ने 2 टेस्ट इसमें डिफाइन किए हैं, निर्धारित किए हैं। पहला टेस्ट तो कोर्ट ने ये कहा है कि ये देखा जाएगा कि दोनों पार्टी की इंटेंशन क्या थी, क्या उस प्रॉपर्टी का एक्सक्लूसिव पोजीशन लेने की इंटेंशन थी या सिर्फ यूज करने की आज्ञा ही लाइसेंसर देना चाहता था। और दूसरा और जो मोस्ट क्रिटिकल टेस्ट है वो है, बार बार मैं इस शब्द का पूरे वीडियो में प्रयोग करता रहा हूं, एक्सक्लूसिव पोजीशन, बिल्कुल अलग पोजीशन की ये लो आप जिम्मेदार हो, आपको चाबी भी दे दी, कानूनी रूप से पोजीशन भी दे दिया और आज के बाद जो भी यहाँ घटित होगा उसके लिए आप जिम्मेदार हो। अपने नाम पे आप बिजली का मीटर लगाओ, अपने नाम पे सब कुछ करो। इवन अगर कोई किराएदार की प्रॉपर्टी से उसका कब्जा छीनना चाहे तो किराएदार को ये भी कानूनी हक है कि वो मकान मालिक को फोन नहीं करेगा कानूनी रूप से कि मेरी प्रॉपर्टी पे ये व्यक्ति कब्जा छीनना चाह रहा है। उसको कानूनी रूप से खुद ये हक है, क्योंकि कानूनी रूप से कब्जा आप उसे दे चुके हो
कि वो उस मुकदमे को खुद अपने नाम पे कोर्ट में डिफेंड करे, उस केस को खुद लड़े, ये भी कानूनी हक उसको है। तो इतने सारे अधिकार हो जाते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि कानून को हमेशा आप अपने पक्ष में रखिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत कीजिए। दुनिया तो ट्रस्ट पे चलती है, लेकिन एज एन एडवोकेट मैं हर रोज़ उस ट्रस्ट को ब्रेक होके अदालत की दहलीज पे गुहार लगाते हुए पाता हूँ। तो ट्रस्ट नाम की चीज़ से यकीन उठ सा गया है। तो कानूनी पहलू अपने फेवर में रखिए। अगली बार जब आप अपनी संपत्ति किराए पे दें तो लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट पे ना दें, बल्कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाएं। इससे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु किसी भी झगड़े की अवस्था में आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपकी बहुमूल्य संपत्ति को कोई व्यक्ति आसानी से हड़प नहीं पाएगा। धन्यवाद।